Assalamualaikum dear students, it's Anam Khalid, head of Department of Chemistry from the LIMS University. You are all welcome to the online class. आज हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 जो है वो होना है और ये लेक्चर BS केमिस्ट्री 4th और BS फिज़िक्स 4th के लिए जो है वो बनाया है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो हमने लास्ट लेक्चर जो हमने जहाँ बात अपनी वाइंड अप की थी वो ये था कि फ़िश बॉर्न जो है वो क्या है। फ़िश बॉर्न को हमने देखा कि हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेट्स सपोज़ एक गाड़ी नहीं चल रही, तो हम उसके बहुत सारे पर्टिकुलर रीज़न्स की तरफ मूव करते हैं। रीज़न्स को देखते हैं कि आया रीज़न क्या हो सकता है, तो हम फ़िश बॉर्न बनाकर प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो आई है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकें, आप ये जान सकें कि आया ये प्रॉब्लम है भी है या नहीं। फ़िश बॉर्न प्रॉब्लम के लिए हमने एक डायग्राम बनाना सीखी थी, फ़िश बॉर्न डायग्राम, जो कि मैंने आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स समझाई भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक कप चाय का अगर आप अच्छा नहीं बना सकते तो उसके पीछे बहुत सारी रीज़न आ सकती हैं। हो सकता है आपके ऑपरेशन में कोई कमी है, या आपका जो मटेरियल है वो ठीक नहीं है, या आपकी प्रॉपर केयर नहीं की आपने उस प्रोसेस की, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन फ़िश बॉर्न प्रॉब्लम के साथ एक सीरियस इशू था जो हमने पढ़ा था, वो ये था कि फ़िश बॉर्न प्रॉब्लम्स बहुत छोटे छोटे मसाइल को भी डिटेक्ट करती है, लेकिन हम उन मसाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज करते हैं क्योंकि हमें पता तो नहीं है कि वाकई में ये मसला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लिहाजा फ़िश बॉर्न प्रॉब्लम का एक सीरियस डिसएडवांटेज, एक सीरियस नुकसान ये होता है कि इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप उन वजूहात के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं जो वजूहात आपके लिए इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूट आपके रेजोल्यूशन में नहीं करती, लिहाजा वो अब मेथड आपके लिए लेस एफिशिएंट होगा। अब हमने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के मेथड पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि हम क्वालिटी की मैनेजमेंट के मेथड जो हैं वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम जो नया मेथड स्टार्ट करेंगे उस मेथड का नेम है कंट्रोल चार्ट। पहले तो हमने ये सीखना है कि ये है क्या, कंट्रोल चार्ट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि जो भी आया इसमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, या तो कंट्रोल चार्ट आ गया या फ़िश बॉर्न प्रॉब्लम आ गई। आपने इनके चार्ट्स बनाने हैं, इनको बाकायदा बहुत सारी एग्जांपल्स देकर आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो कंट्रोल चार्ट देखते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग या बिज़नेस प्रोसेस के लिए टू कंट्रोल अ स्टेट, यानी किसी भी स्टेट, जो बिज़नेस की स्टेट होती है, उसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए एक प्रोसेस बनाते हैं। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि कंट्रोल चार्ट जो है ग्राफिकल डिवाइस है, यानी एक ऐसी डिवाइस है जो आपको एक ग्राफ की सूरत में आउटपुट देगा। ये एक ग्राफिकल डिवाइस होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के लिए जो मॉनिटरिंग कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम शिवार्ट चार्ट भी कहते हैं या प्रोसेस बिहेवियर चार्ट भी कहते हैं। शिवार्ट चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवरर था वो शिवार्ट था। प्रोसेस बिहेवियर चार्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का बिहेवियर अगर जानना है, क्वालिटी का बिहेवियर जानना है कि आया क्वालिटी क्यों सही नहीं है या क्या उसकी पर्सनल रीज़न्स हैं, तो उसके लिए आपको एक बिहेवियर बनाना होगा। उसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, तो वो उसके लिए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको प्रोसेस बिहेवियर चार्ट भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसमें किस असूल के तहत ये जो कंट्रोल चार्ट है ये काम करेगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है। टू डिटर्मिन वीदर अ प्रोसेस शुड अंडरगो अ फॉर्मल एग्जामिनेशन फॉर क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये हमें ये बताता है कि आया किसी भी क्वालिटी के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें कोई प्रोसेस किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन से गुज़र सकता है, यानी हमें उसमें एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से फॉर्म आउट करनी होती है।
तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो डिटर्मिन करता है कि प्रोसेस को फॉर्मल एग्ज़ामिनेशन के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पर आते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी होती है। एक इसमें बच्चों होती है सेंट्रल लाइन, यानी ये एक सेंट्रल लाइन है, ठीक है। कुछ इसके अपर आती हैं लाइंस, कुछ इसके लॉयर्स आती हैं। तो ये सिंपल एक कंट्रोल चार्ट है। क्या इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सेंट्रल लाइन है जो एवरेज है, यानी जो रिज़ल्ट आपका यहाँ आना चाहिए था। कुछ आपके रिज़ल्ट जो हैं वो अपर लिमिट पर आएंगे, कुछ रिज़ल्ट आपके लोअर लिमिट पर आएंगे। एन अपर लाइन, जो अपर लाइन है यानी एक लाइन अपर पे बनेगी, वो किसके लिए होती है, वो अपर कंट्रोल लिमिट के लिए है। यानी अगर उससे कोई बाहर गया तो इसका मतलब ये कि वो प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें उसको अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट की जो फैक्ट्री है या अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट की जो लेबॉर्ट्री है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बट लॉयर लाइन फॉर द लॉयर कंट्रोल लिमिट, लेकिन इसके अंदर जो लॉयर लाइन होती है नीचे वाली, वो लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए होती है, ठीक है। अब ये लाइंस कैसे बनी हैं, ये ऐसा नहीं है कि लाइंस हम खुद से लगा लेते हैं, नो। ये लाइंस हम एक प्रॉपर हिस्टोरिकल डाटा की बेस पर जो है वो बनाते हैं। दिस चार्ट, ये चार्ट फिर यूज़ कहाँ होता है, ये चार्ट यूज़ होता है कि कोई भी प्रोसेस कैसे टाइम के साथ साथ चेंज होता है। हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें 5 से 6 दिन या 6 से 7 दिन एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट अप कर रहे होते हैं। रिपीट करके देखते हैं कि अपर लाइन और लोअर लाइन जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से ये चार्ट हमें ये बताता है, यानी यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए कि कोई भी प्रोसेस किस तरीके से टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो सकता है। अब सवाल अगला ये आता है कि हमें कंट्रोल चार्ट कब इस्तेमाल करना है या कंट्रोल चार्ट कब हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन ये है। तो 3 आपके पास साइट्स ऐसी होती हैं जहां पर कंट्रोल चार्ट आपको इस्तेमाल करना होता है। नंबर 1, व्हेन कंट्रोलिंग ऑन गोइंग प्रोसेस बाय फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द प्रॉब्लम एज दे अकर। सबसे पहले क्या है कि जब कंट्रोलिंग या कोई भी ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस चल रहा है, उसे फाइंड आउट करना है और उसे करेक्ट कर रहे हैं। आप जब प्रॉब्लम को करेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस वक्त आप इस कंट्रोल चार्ट को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड पे, व्हेन प्रेडिक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड रेंज ऑफ आउटकम्स फ्रॉम अ प्रोसेस। जब आपको किसी भी प्रोसेस की आउटकम चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंज चाहिए, यानी आपको ये चाहिए कि कितना ये अपर लिमिट पर जाएगा, कितना ये लोअर लिमिट पर आएगा, तो उस एक्सपेक्टेड रेंज को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, आप कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पे, व्हेन डिटर्मिनिंग विदर अ प्रोसेस इज स्टेबल। फिर आपको ये भी चाहिए इसमें कि कोई प्रोसेस आया स्टेबल है या वो प्रोसेस स्टेबल नहीं है। तो हम ये तीनों जगह पर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम वहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल चार्ट। नेक्स्ट पे ये हो गया कि हम कंट्रोल चार्ट जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल। अब हमने इसका बेसिक थोड़ा सा जो है वो प्रोसीजर देखना है कि किस तरीके से ये हमारे लिए जो है वो हम इसको अप्लाई करते हैं। नंबर 1 पे क्या है कि आपने अप्रोप्रिएट कंट्रोल चार्ट बनाना है, चूज़ करना है। पहले तो आपने ये देखना है कि कौन सा चार्ट जो है कंट्रोल चार्ट वो आपके लिए सूटेबल है। फिर आपने उसका टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। आया एक दवाई है पैरासीटामोल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसका रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ कि क्या रिज़ल्ट जो है वो इसका हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे 5 दिन जो है वो डिफरेंट लोगों पर अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे कंट्रोल चार्ट का डाटा ढूंढना होता है, फिर उसके बाद हमें उसका पीरियड, टाइम पीरियड बताना होता है कि टाइम पीरियड जो है उसमें क्या हो सकता है। डिटर्मिन द अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड फॉर कलेक्टिंग द प्लॉटिंग डाटा। थर्ड पे, कलेक्ट द डाटा। फिर आपने सारे का सारा डाटा जो है उसे कलेक्ट करना है, अपना चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, चार्ट बनाना है और फिर उस डाटा को एनालाइज करना है कि उसकी अपर लिमिट क्या है या उसकी लोअर लिमिट क्या है। फोर्थ पे, फिर आपने आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स देखने हैं। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स क्या हैं?
आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स वो होंगे जो बहुत ज़्यादा या तो लोअर लिमिट से भी नीचे गिर जाएंगे या फिर वो हायर लिमिट से इतने ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे कि उनका रिज़ल्ट आपके अपने एक्चुअल रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो आपने उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स को लुक करना है, उसे देखना है, ठीक है। व्हेन वन इज़ आइडेंटिफाइड, जब फर्स्ट करें एक पॉइंट है, ये उसकी अपर लिमिट थी, ये सेंट्रल लाइन थी, ये लोअर लिमिट थी, एक पॉइंट यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। तो इस पॉइंट को मैं जब लुक आफ्टर करूँगी तो इस पॉइंट को लुक आफ्टर करने के बाद मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, उसे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद फिर मैं ये देखूँगी कि ये आंसर यहाँ क्यों आया है, उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्यों ये आंसर इस तरह से आ रहा है। व्हेन वन इज़ आइडेंटिफाइड, मार्क इट ऑन द चार्ट एंड इन्वेस्टिगेट द कॉज, और फिर मैं उसके कॉज को, उसकी वजह जानूँगी कि इसकी वजह क्या हो सकती है। फिर डॉक्यूमेंट हाउ यू इन्वेस्टिगेटेड, फिर एक कागज़ बनाया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा कि किस तरीके से आपने उस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट किया था, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सीखा, उसकी क्या वजह थी, फिर उस इन्वेस्टिगेटेड प्रोसेस को किस तरह आप करेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसका बेसिक प्रोसीजर में आती हैं। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने कंट्रोल चार्ट देखना है, फिर आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, फिर डेटा सारा कलेक्ट करना है, चार्ट को कंस्ट्रक्ट करना है, डाटा को एनालाइज करना है, फिर आउट ऑफ सिग्नल्स देखने हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स कौन से हैं जो आइडेंटिफाई हो जाएं, फिर आपने उनकी वजह जाननी है, उन्हें कैसे करेक्ट करना है, उनका इन्वेस्टिगेशन मेथड, वो सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट में एक एग्ज़ाम्पल दे दी उसने, ठीक है। एक स्ट्रेंथ का जो है वो चार्ट उसने दिया हुआ है। तो इसमें क्या उसने किया, उसने पहले एक सेंट्रल लाइन देखी, नज़र आ रही है आपको, उसकी एक्सपायर दी हुई है, ठीक है। एक UCL है, UCL का क्या मतलब होता है, अपर लिमिट, यानी इससे बाहर कोई भी आंसर नहीं आएगा। एक होती है LCL, LCL का मतलब ये कि लोअर लिमिट क्या है, तो मीन उसका क्या है 155, अपर लिमिट क्या है 156.8, लोअर लिमिट क्या है 154.3। तो ये आपको एक रेंज नज़र आ रही है ना, UCL में और LCL के अंदर आपको क्या नज़र आ रही है, एक रेंज नज़र आ गई कि ये रेंज जो है वो इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि एक एक्सपेक्टेड रेंज आपने कैसे जो है वो इसमें से निकालनी है। उसके बाद एक और उसी टर्म, उसी सिनेरियो के अंदर जो है वो एक और एग्ज़ाम्पल उसने बताई है कंट्रोल चार्ट की। ज़रा इसको देखें, इसमें भी एक सेंट्रल लाइन दी हुई है, ठीक है। हो सकता है ये किसी दवाई या किसी टैबलेट को उसने यूज़ किया हो, तो कुछ उसके लोअर लिमिट हैं, कुछ अपर हैं। अब देखिए मैं आपको अब बस बताती हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल ये है, फ़र्ज़ करें यहाँ कोई आंसर आ गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल है, फ़र्ज़ करें यहाँ कोई आ गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल है। जो भी आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल आएगा उसके बारे में एक फुली तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, उसको ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसका क्या कॉज है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर इसको देखेंगे। अपर लिमिट में और लोअर लिमिट से बाहर, जो बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपेक्टेड रेंज से आ जाते हैं, उन्हें आप कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके आपने उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके कॉज, उनकी करेक्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट आउट करनी होती हैं। अब आता है अगला सवाल कि कंट्रोल चार्ट्स के फ़ायदे क्या हैं, कंट्रोल चार्ट्स का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंट्रोल चार्ट इज़ टू मॉनिटर अकॉर्डिंग दी प्रोसेस इंक्लूड हायर क्वालिटी सर्विस, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये कि आप क्वालिटी सर्विस को जज कर सकते हैं कि क्वालिटी सर्विस जो है वो क्या है। दूसरा, आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, यानी आप उसकी जो महंगाई है उसे ख़त्म कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट जो है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ज़ाहिर है जब एक्सपेक्टेड रेंज में आपका एक काम होगा तो आप उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ए कंट्रोल चार्ट इज़ अ ग्राफ दैट कंटेन्स ए सेंट्रल लाइन एंड अपर एंड लोअर लिमिट। वही बात फिर से अगेन उसने कर दी कि कंट्रोल चार्ट में क्या होता है, कंट्रोल चार्ट एक ग्राफ होता है जिसके अंदर एक सेंट्रल लाइन होती है
और सेंट्रल लाइन की एक अपर लाइन होती है और एक लोअर लाइन होती है। जो आपके आंसर जो हैं वो सेंट्रल लाइन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट से बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो क्या हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। अब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा जनरल एग्जांपल्स की तरफ हम मूव करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल जो है कंट्रोल बिलिंग, कस्टमर बिलिंग की सबसे पहले आती है। कस्टमर के बिल्स जो हैं वो किस तरीके से बनाए जाएँ। अब देखें, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं दो आपको लिखवाती हूँ। दो एग्ज़ाम्पल्स की आपने असाइनमेंट जो है मुझे जमा करवानी है। पहले भी एक असाइनमेंट आपकी तरफ पेंडिंग है, वो ये थी फिश बॉन की आपने असाइनमेंट बनानी थी। कस्टमर बिलिंग में क्या है, कंट्रोल चार्ट में आल्सो बी यूज़फुल इन हेल्पिंग अ फर्म इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, के फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी हम क्या बना सकते हैं, कंट्रोल चार्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेथड जो है वो कैश पोजीशन को इम्प्रूव कर सकता है, यानी उससे कलेक्शन बढ़ सकती है कस्टमर की, यानी उसका टाइम कम ज़ाया हो सकता है, कस्टमर जल्दी से अपनी बिलिंग करवा सकता है। ठीक है, तो कस्टमर की जो पॉइंट होता है, बिल्ड इन की स्टेप इन स्पीडिंग अप कलेक्शंस, तो इससे कलेक्शंस जो हैं वो स्पीड अप की जा सकती हैं। किसी भी जो एक कस्टमर डीलिंग होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट में एक और एग्ज़ाम्पल है ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। जैसे आप सफ़र करते हैं या आप कोई इंटरटेनमेंट करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि आप उसके अंदर उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम कंट्रोल चार्ट बना सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब कोई एंटरटेनमेंट कॉज करनी है आपने या कोई ट्रैवलिंग करनी है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप कॉस्ट को मैनेज करते हैं। आप पहले ये देखते हैं इतने बंदों का, अगर फ़र्ज़ करें आपका टूर जा रहा है, पहले आप ये देखते हैं कि इतने बंदों का टूर जा रहा है, आया इनसे कितने पैसे लिए जाएँ कि इनका जो टूर है वो अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। तो हम कॉस्ट को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कॉस्ट और एक्सपेंसेस को मैनेज करना यानी कि वो ऑथोराइज्ड हो रहे हैं और उनकी एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म बनाई जाएगी। ठीक है, उनमें क्या किया जाएगा, उनकी एक डॉक्यूमेंटेशन होगी। एंड कंट्रोल, और वो कंट्रोल क्या करेगा, दैट मॉनिटर द लेवल ऑफ एक्सपेंसिव, जिससे लेवल ऑफ एक्सपेंसिव जो है वो उसे आप देखेंगे। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 पे अगर इसकी एप्लीकेशन देखें तो ये पॉइंट आउट करता है आपकी अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस के एरर्स को। ज़ाहिर है इससे आपको एरर्स पता चल जाते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना गलत है या वो काम कितना सही है, उसकी क्या प्रोसीजर्स हैं। तो ये सारा कुछ क्या है कि आप उसे ईज़िली डिटर्मिन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे क्या है, ऑब्टेनिंग वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग ट्रबल। आप का कोई भी इम्पेंडिंग जो ट्रबल है, आप उससे वार्निंग ले सकते हैं। सच अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द प्रोसेस, कोई अगर किसी चेंज में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया है तो आप उस ट्रबल से बच सकते हैं। आपके लिए एक वार्निंग होती है, आप इजीली उसको वार्न आउट कर सकते हैं। थर्ड पे इवेलुएटिंग द प्रोडक्ट सर्विस कंसिस्टेंसी, आप उसको इसमें क्या करना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को इवेलुएट कर सकते हैं और उसकी टाइम कंसिस्टेंसी बता सकते हैं, कब तक वो बरकरार जो है वो रहेगा। फोर्थ पे डिक्रीजिंग द परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी इन अ प्रोसेस, आप किसी भी प्रोसेस की जो परफॉर्मेंस है उसकी वेरिएबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब उसकी क्यों चेंज आ रहा है, उसके चेंजेस को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर ये चेंज आ रहा है तो ये आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था चेंज। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देयर बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ पोस्ट प्रोसेस इंस्पेक्शन ऑफ द आउटपुट जनरेटेड बाय द प्रोसेस। फिफ्थ नंबर पे आप किसी भी ट्रबल का कोज बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई मुश्किल आ रही है, कोई ट्रबल आ रही है, तो उसका क्या कॉज है, उसकी क्या वजह है। जब प्रोसेस जो है वो जनरेट आउट हो रहा होगा, आप उसमें एरर्स बता सकते हैं, आप उसकी मिस्टेक्स बता सकते हैं। नंबर 6 पे जब आपको ज़ाहिर सी बात है एक प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, नोइंग व्हेन अ प्रोसेस इज़ डूइंग द बेस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट, जो उसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो आप उससे उसकी बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी एप्लीकेशंस में आ जाती हैं। तो ये आज हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक था कंट्रोल चार्ट का, जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो ख़त्म हो गया है। तो आप सब ने स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो देखना है, सुनना है, समझना है, और इसको हम डिस्कशन क्लास में जो है वो अपनी डिस्कस करेंगे।
और फिर हम जो है वो इसे फर्दर आगे देखेंगे। नेक्स्ट में हम सर्टिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।